जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। वो सच कहना यदि बगावत है तो कह दो हम भी बागी हैं। देश प्रेम का मूल्य प्राण है, देखो कौन चुकाता है, देखो कौन सुमन सैया तज कंटक पथ अपनाता है। भारत के इतिहास का वो काला दिन, अगर मैं ये लाइन आपसे कहती हूँ तो आपके जहन में क्या आएगा? इमरजेंसी। जी हाँ, आज वही दिन है जब देश में इमरजेंसी लागू हुई थी। लेकिन दुर्भाग्य का सवाल ये है कि बहुत सारे यंग जनरेशन जो बच्चे हैं वो नहीं जानते हैं कि आखिर इमरजेंसी क्या थी। इमरजेंसी में जिन लोगों को जेल में डाला गया, उन लोगों ने उस वक्त को कैसे लड़ा, कैसे अपने आप को टूटने नहीं दिया और जीते, उनकी स्टोरी क्या है। आखिर पूरा इमरजेंसी का जो दौर था वो दौर कैसा रहा, कौन कौन सी यातनाएं इन्होंने झेली, कितने लोगों को उन्होंने खोया, बहुत ही इमोशनल सा मुद्दा है। इसलिए आज दाससूत्र आपको लेकर आया है तपन भौमिक जी के पास। तपन भौमिक जी वो शख्स हैं जिन्होंने उसको सरवाइव किया। जेल में तमाम बड़े दिग्गज दिवंगत नेताओं के साथ में उन्होंने वो समय काटा और आज बातचीत के लिए 49 ईयर्स हो चुके हैं। अगले साल 50 साल पूरे हो जाएंगे। इस साल 49 ईयर्स हो चुके हैं इमरजेंसी के, और इसीलिए बातचीत करने के लिए हम तपन जी से आपकी मुलाकात कराएंगे। सर, सबसे पहले आपका जो करियर रहा, आप आरएसएस में रहे, आपने तमाम बड़े पदों पे अपना निर्वहन किया, वहाँ रहे, आप उसके बारे में थोड़ा सा अपना इंट्रो दीजिए। जी देखिए, मैं बाल्यकाल से ही बोलना चाहिए, शिशुकाल से संघ का स्वयंसेवक हूँ। उस संघ का स्वयंसेवक होना ही मेरे पास सबसे बड़ी डिग्री है। मैं तीसरी क्लास में पढ़ता था तब से संघ का स्वयंसेवक हूँ, और जब मैं 11वीं क्लास में पढ़ता था तब भी संघ का पदाधिकारी रहा, मैं मुख्य शिक्षक रहा। और मेरे स्कूल से मुझे सौभाग्य है कि पूरे भारत में मेरे स्कूल से ही मैं 14 लोगों को लेकर और मैंने आंदोलन किया, और उस आंदोलन में हम लोग सब मिसा में बंद रहे, पूरे 19 महीने बंद रह करके 21 मार्च 1977 को हम बाहर निकले। सर, आपने कहा जैसे वो लाइन में बहुत भारीपन है कि आप निकले वहाँ से बाहर। क्या उम्मीद थी आप बाहर निकल पाएंगे, या लग रहा था कि नामुमकिन है यहाँ से निकल पाना? सवाल ही पैदा नहीं होता निकलने का, क्योंकि मीसा डिटेंशन एक्ट जो है, जिसको MISA बोलते हैं, और इसका जो फुल फॉर्म है वो है मेंटेनेंस ऑफ इंडियन सिक्योरिटी एक्ट। उसमें इंदिरा गांधी जिसको अंदर करेगी, तो जब तक इंदिरा गांधी नहीं चाहेगी तब तक वो बाहर नहीं आ सकता। कोई दलील नहीं, कोई वकील नहीं, कोई कोर्ट नहीं, कोई कचहरी नहीं, पकड़ते जाओ, अंदर करते जाओ। पर हम लोगों ने तो हमको पकड़ा नहीं, क्योंकि बहुत छोटे थे हम लोग। हमने आंदोलन किया, जिस प्रकार से खुदीराम बोस को किसी ने पकड़ा नहीं, भगत सिंह को किसी ने पकड़ा नहीं, इन्होंने काम ऐसे किए कि उनको पकड़ना पड़ा। ठीक इसी प्रकार हमने आंदोलन किया, आंदोलन करके हम लोग जेल गए। तो इंदिरा गांधी ने संपूर्ण भारत को और जेल में तब्दील कर दिया था। कोई पत्रकार, अच्छा है आप इलेक्ट्रॉनिक चैनल से जुड़े हुए हो, उस समय इलेक्ट्रॉनिक चैनल था नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक चैनल होता तो शायद इमरजेंसी लगा नहीं पाती वो, और अगर लगा भी देती तो इलेक्ट्रॉनिक चैनल वाले सारे के सारे अंदर होते, एक भी बाहर नहीं दिखते। 127 पत्रकार जेल में ठूस दिए गए, नेशनल हेराल्ड से लेकर के और हितावाद तक के समाचार एजेंसी के लोगों को भेजा, और 6 पत्रकार जेल में ही मर गए। अपने पत्रकारिता के लिए उन्होंने जीवन दिया। इसलिए वास्तव में आज का ये दिन हमारे लिए, लोकतंत्र के लिए, भारत के लिए जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण आप जैसे पत्रकारों के लिए है। और मैं धन्यवाद दूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में अनेक पत्रकार बंधु और अनेक बड़े चैनल वाले आप जैसे लोग मेरे घर पे आए मेरा इंटरव्यू लेने, ये वास्तव में हमारा सौभाग्य है। सर, आंखें नम है, आपकी लाल आंखें हो रही हैं। आप जैसे जैसे उस समय में वापस जा रहे हैं, आप उस चीज़ को फील कर पा रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो रोंगटे हैं वो खड़े भी हो रहे हैं। सर, 16.5 साल कोई उम्र नहीं होती। अगर हम आज के बच्चे की बात करें तो वो अपना मोबाइल फ़ोन लेकर या तो गेम खेल रहे हैं या रील्स को स्क्रॉल कर रहे हैं। 16.5 साल में इतनी ज़बरदस्त राष्ट्र भक्ति, इतना डेडिकेशन, समर्पण अपने देश के लिए, कैसे आपके घर वालों का रिएक्शन था जब आपको जेल में डाल दिया गया? क्योंकि माँ बाप यही सोचते कि हमारा बच्चा पढ़े लिखे, कोई सरकारी नौकरी करे, कहाँ ये आंदोलन और ये जेल के चक्कर काट रहे हैं। कैसे फेज़, वो दौर कैसा था? देखिए, मैं जब तीसरी में पढ़ता था तब हम संघ की शाखा में जाते थे,
वहाँ केवल देशभक्ति और केवल देशभक्ति, इसके अलावा कुछ नहीं। तो वहीं हमको ये पढ़ाया जाता था, देश, धर्म, समाज, राष्ट्र, इसके लिए अपना जीवन देना है, ऐसा हमको बताया जाता था। तो हम लोग को सिखाते थे, देश प्रेम का मूल्य प्राण है, देखो कौन चुकाता है, देखो कौन सुमन सैया तज कंटक पथ अपनाता है। गीत गीत में सीखते थे। तो जैसे तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे, माता का वैभव रहना चाहिए, हम दिन चार रहे ना रहे। मैं तो 11वीं क्लास में पढ़ता था, तो मैं ऐसे मेरे को आदेश आया संघ का कि आप लोगों को आंदोलन करना है। हमने सिटी नहीं, भोपाल नहीं देखा था, हम BHL के रहने वाले। तो हमारे स्कूल के फटाफट हम लोगों ने कहा आज तो 9 लोग चलो, बाकी बाद में आना। ये संतोष शर्मा वगैरह बाद में आए, मेरे बाद में आए। 9 लोग तैयार हुए। घर के लोगों ने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो मैंने कहा प्रैक्टिकल हमारा जो है आज केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है। अच्छा पुलिस वाले लट देंगे ये भी मालूम है, तो मैंने 3-4 स्वेटर पहन लिया, नवंबर का महीना, ताकि मारे तो पता नहीं लगे। हम सीधे सिटी गए पहली बार बस में बैठ के, और वहाँ जुमेराती गेट से हम ही ने माला पहन लिया। कोई माला पहना लो वाला आदमी नहीं, तो हमने माला ख़रीदा और हमने ही माला पहन लिया, और जुमेराती के अंदर से और हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया। नारा क्या होते थे उस समय के, इंदिरा तेरे देखो को जेलों को देखा है और देखेंगे, जबकि हमारी मूछ नहीं आई, उस समय देखा है और देखेंगे। जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, वो सच कहना यदि बगावत है तो कह दो हम भी बागी हैं। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हाँ, क्या क्या उत्साह था भाई। और ऐसे नारे लगा के हम जा रहे हैं, सारे लोग हमको देख रहे थे, इन बच्चों को क्या हो गया यार, बड़े बड़े जो घर से नहीं निकल रहे हैं। इतने में पुलिस ने आके भयंकर लाठीचार्ज किया, और हम नारा लगाते जा रहे हैं। हमको एक नहीं लगी, लट लगे जरूर, पर दर्द नहीं हुआ। वहाँ से इमाम बड़ा चौकी में ले जा करके हमको रखा। रात को जो है ADM साहब आए, और रात को 12:30 बजे उस समय के जो कलेक्टर थे, उसका नाम था दातार सिंह यादव, वो चेहरा आज भी मुझे याद है। वो आके हमको कह रहा कि बर्बाद हो जाओगे, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारे माँ बाप जेल में सड़ जाएंगे, तुम लोग भी सड़ जाओगे, 30-40 साल के लिए अंदर जाओगे। अरे मैंने कहा आप हमें जानते नहीं हैं, हम उनके अनुयायी हैं, खुदीराम बोस के। अरे 16.5 साल में तो फांसी पे चढ़ गए थे वो, हमें तो जेल ही ले जा रहे हो आप। 16.5 साल में फांसी, हम उस खानदान के लोग हैं, हम भगत सिंह के खानदान। एक थप्पड़ दिया मेरे को मिला के, साले हमको भाषण दे रहा है। अब उसको कौन भाषण दे, वो कलेक्टर। उस समय हम ये भी नहीं समझते थे कि IAS क्या होता है, IPS क्या होता है, वो तो आजकल सुन रहे हैं। उस समय तो ये भी नहीं मालूम, भाई कलेक्टर होता है, कोई बड़ा अधिकारी होता है, पुलिस ऑफिसर होता है। सब लोग सिंह हमारे TI थे। पूरा 2 दिन तक हमको केवल थाने में इसलिए रखा कि छोड़ दो इनको, माफ़ी मांगो और जाओ। अरे हमने कहा काहे की माफ़ी, मीसा में डालो। क्यों भाई मीसा में क्यों डालो, तो बाबूलाल जी गौर मीसा में हैं, तो सुंदरलाल पटवा मीसा में हैं, कुशाभाऊ ठाकरे हैं, कैलाश नारायण सारंग है, ये सब जेल में हैं। हमने कहा हम उससे छोटे नेता थोड़ी हैं, हमको भी डालो। बाबूलाल जी गौर विधायक थे हमारे यहाँ से, भोपाल से, और अंततः हमको जेल में डाला। और मीसा एक्ट जो लगाया तो सीधे 19 महीने बाद ही वापिस आए। बहुत सारे लोग बेचारे दुखी होकर माफ़ी भी मांग के चले गए, लेकिन हम लोगों ने कभी माफ़ी नहीं मांगी, कभी झुके नहीं। और हमें साक्षात मालूम था कि हम कभी नहीं निकलेंगे, ज़िंदगी भर यहीं रहेंगे। तो बाबूलाल गौर एक दिन हंसते हंसते बोले, आज वो है ही नहीं हमारे बीच में, लेकिन उनकी याद हमारे बीच में है। बहुत हंसी मजाक करते थे। उनने कहा तपन जी अगर हम मर भी गए ना, एक दिन देखना हमको ताम्रपत्र मिलेगा। अब ताम्रपत्र का ज्ञान ही नहीं हमको, ताम्रपत्र का कोई ज्ञान नहीं, तो ताम्रपत्र मिलेगा। हमने कहा ये ताम्रपत्र क्या होता है, बोले तांबे के प्लेट पे आपका यशोगान लिखा जाएगा। अरे हमने कहा यार गौर साहब रहने दो, छोड़ो, यहाँ तो जान बच जाए वही बहुत है। उतने वर्षों बाद फिर नई आज़ादी मिली, 1977 में सरकार बनी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने, वही बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री बने, और शिवराज सिंह चौहान ने वो ताम्रपत्र रखा है मेरे सामने। मैं कहूँगी कि वो जो सम्मान सर को मिला है, आप उस सम्मान को रखें आप, क्योंकि उसके लिए आपने बहुत मेहनत की है सर। आपने वो किया जो करने के लिए दिल नहीं कहूँगी, जिगर चाहिए, हर कोई वो नहीं कर सकता है। ये वो ताम्रपत्र है जिसकी बात बाबूलाल गौर जी तपन जी से कर रहे थे, जो सरकार ने सर को दिया, और हम बहुत ही सौभाग्यशाली है कि हम तपन जी से मिल पाए। ये ताम्रपत्र लेकर
मैं दिखाना चाहूँगी। बहुत ही भावुक क्षण इस वक्त है ये, आगे की बातचीत करने से पहले। सर अगला सवाल ये, आपने बड़े बड़े नाम लिए, कैलाश सारंग जी उस समय थे। सर उस समय कैलाश सारंग जी जब थे, मैंने थोड़ा पढ़ा, रिसर्च किया, तो मुझे मालूम चला कि वो जो छोटे, जो आप जैसे यंग बच्चे थे, उनकी देख रेख करना, उनके खाना खाया नहीं है या नहीं, बाबूलाल गौर जी दूसरा मतलब अपना किरदार निभाते थे सभी को मोटिवेटेड रखने का कि कहीं टूट ना जाए, यूनिटी बनी रहे। तो उस समय उतार चढ़ाव तमाम देखे होंगे, आपके भी, आप बच्चे थे, आपके दिमाग में भी तमाम तरीके की चीज़ें चल रही होंगी। आपने करीब से शिवराज सिंह जी के साथ में आपने वहाँ सरवाइव किया भोपाल की जेल में, तो ये सभी लोगों को आपने करीब से देखा, तो आप इन्हें बहुत ही पास से वो चेहरा जानते हैं शायद जो हम लोग नहीं जानते हो। तो आप कोई ऐसा कोई मेमोरी जो आपको याद आती हो, तो जो आप आज भी कभी कभी बैठ के अपने पास्ट में चले जाते हैं? निश्चित रूप से 19 महीने तक एक जेल के अंदर एक स्थान पे रहना अपने आप में कठिन काम है। हमने तो भुगता है, लेकिन अच्छा दूसरा, बिना किसी कारण के, कारण केवल यही है कि आप इमरजेंसी का विरोध कर रहे हो। हमारे ऊपर तो कोई अत्याचार नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार हुए। एक हशमत वारसी का नाम लूँगा, मुस्लिम समाज से थे, भारतीय जनसंघ के संगठन मंत्री, आरिफ बेग साहब के खास राइट हैंड। आरिफ बेग साहब भी जेल में थे, हशमत वारसी भी जेल में। वो बीमार पड़ गए, मैं भी बीमार पड़ गया। मैं 62 दिन तक लगातार हमीदिया हॉस्पिटल में रहा और डॉक्टरों ने कहा कि आप पैरोल लेकर के घर चले जाओ। कलेक्टर साहब ने भी बोला कि आप पैरोल लेके घर जाओ, 2 महीने बाद वापस आ जाना। मैंने कहा बाकी लोगों को पैरोल दे रहे हो क्या जो जेल में है? मैं बीमार हूँ तो मरूँगा तो यहीं मरूँगा, पर मैं पैरोल लेके वापस नहीं जाऊँगा, घर नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरे सामने हशमत वारसी था। हशमत वारसी तड़प तड़प के जेल में मरा, आपकी आंखों के सामने? मेरे आंखों के सामने हशमत वारसी तड़प तड़प के और जेल के अंदर मर गया भाई, दवाइयों के अभाव में। और हशमत वारसी को मेरे सामने नीले पर्दे से घेरा, तो मैंने सोचा आज नहीं तो कल मुझे भी इसी नीले पर्दे से घेरेंगे ये लोग, लेकिन हम टस से मस नहीं होंगे, क्योंकि हमारे सामने एक मिशन था। जिसके सामने मिशन होता है वो कभी झुकता नहीं है। कभी आपने कहा उतार चढ़ाव देखे, हमने उतार नहीं देखा, चढ़ाव ही चढ़ाव देखा, क्योंकि हमारे सामने एक लक्ष्य था कि हम मरने के लिए जो आता है। आज जैसे आपने मेरा एक फ़ोटो देखा होगा, जब हम जेल से छूटे तो आरिफ बेग साहब हमको लेने आए, तो मेरे को और शिवराज जी को बड़ा भारी सम्मान हुआ हमारा। बड़खड़ा विजय मार्केट नाम सुना होगा आपने, वीर बालक का सम्मान। उस दिन हमको ऐसा लगा कि सब कुछ मिल गया हमको। बाबूलाल जी को और माला पहना रहे हैं, कैलाश जी सारंग हमको माला पहना रहे हैं, कुशाभाऊ ठाकरे हमको माला पहना रहे हैं, प्यारे लाल खंडेलवाल हमको माला पहना रहे हैं। उसके बाद हम अनेक दायित्वों में रहे, एमपी टूरिज्म का चेयरमैन रहा, संगठन मंत्री रहा, सब कुछ रहा। लेकिन वो मीसा के दिन वो हमको आज भी अच्छे लगते हैं। आज भी अच्छे इसलिए लगते हैं कि वहाँ जो प्रेम भाव था, वहाँ जो स्नेह था, वहाँ कोई तृतीय श्रेणी में, कोई प्रथम श्रेणी में, कोई द्वितीय श्रेणी के जेल में सबका राशन अलग अलग आता था, लेकिन सारे राशन एक करके। और कैलाश सारंग क्या करते थे, घी जो है उसमें से घी रख मार मार के घी इकट्ठा करते थे, और जैसे ही घी पूरा 2 पीपा हो जाता था, उस दिन दाल बाफले लड्डू होगा। हम छोटे थे, हम और शिवराज जी जाके झाँक के देख के आते थे घी कितना हुआ है। हमको मालूम है जब पूरा होगा तो ही दाल बाफले लड्डू बनेंगे। तो इससे आनंद के साथ, कोई भी कष्ट को अगर आनंद के साथ आप लोगे तो निश्चित रूप से आपको कई कष्ट नहीं होगा। सर खुदीराम बोस हमारे आदर्श है, भगत सिंह हमारे आदर्श है। खुदीराम बोस को जब जज ने कहा, अंग्रेज जज ने, कि तुम्हारी उम्र कम है, तुमको आजीवन कारावास में बदल देते हैं, खुदीराम बोस ने कहा नहीं, मुझे तो तुरंत फांसी चाहिए। क्यों? 10 महीने बाद मैं मौसी के घर में जन्म लूँगा, और जन्म लेकर के वो किंग्स बोर्ड जो बच गया ना, जैसे ही मैं 14 साल का हूँगा उसके ऊपर फिर एक बम फेंकूँगा। मैं 20 साल तक जेल में रहने के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे तो तुरंत फांसी दीजिए। उन्होंने बंगला में कहा, एक बार विदाई दे माँ घूरे आशी, एक बार मुझे विदाई दो, मैं घूम के आता हूँ। हाशी खुशी चढ़बो फांसी, हंसते खेलते फांसी चढ़ेंगे। मासीर घरे जन्म लेवो, मौसी के घर में जन्म लेंगे। वो चिंते यदि ना पारो माँ देखबे गलर फांसी, अगर तुम मेरे को पहचान नहीं पाओ तो गले की फांसी का निशान देखना। वो हमारे आदर्श हैं।
हमारे आदर्श कोई कमलनाथ है क्या? वो हमारे आदर्श हैं। डॉक्टर हेडगेवार हमारे आदर्श हैं। परम पूजनीय गुरु जी हमारे आदर्श हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे आदर्श हैं। उन आदर्शों पे हम चलते हैं। शिवराज जी भी कई मर्तबा ये अपना जो मेमोरीज़ है वो बताते हैं उस दौरान कि क्या क्या हुआ। सर, किस तरीके की यातनाएं, मतलब कैसा व्यवहार जेल में किया जाता था आप लोगों के साथ में? क्या आपने देखा, क्या चीज़ें गुजरी आपकी? देखिए, जहाँ तक जेल का सवाल है, कई जेलों में तो अत्याचार हुए, लेकिन भोपाल जेल में अत्याचार नहीं हुआ, क्योंकि सब बड़े लोग थे हमारे साथ। उनके कारण शायद हम बच गए। और देखिए, बदला, रिवेंज, ये संघ में या भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं रहा। शिवराज जी ने भी कभी नहीं सोचा पीछे मुड़ के कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई करना चाहिए, कभी नहीं। लेकिन लोकतंत्र सेनानियों का जो सम्मान शिवराज सिंह जी चौहान ने दिया है, जो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री निवास में, ये मैं कल मैं बोलूँगा मेरे भाषण में, आप लोग आइएगा, मुख्यमंत्री निवास में सबको बुला के सबका सम्मान, ये भारत में केवल हमारे मुख्यमंत्री करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, चाहे मुख्यमंत्री कोई भी हो। मोहन जी ने तो मना नहीं किया। मोहन जी ने कहा नहीं, ज़रूर करना चाहिए। शिवराज जी करते ही आ रहे थे, अभी तक तो चलता रहेगा ये। सर, शिवराज जी से मिलके आपको मुख्यमंत्री वाली वाइब तो आती ही नहीं होगी, क्योंकि जब आप उनसे मुलाकात करते होंगे तो मुझे लगता है कि आप वही पुराने दौर में चले जाते होंगे। वो ऐसा है, हमारे यहाँ तो प्रेम का बंधन है। शिवराज जी कभी भी हमको ऐसा नहीं लगे कि मुख्यमंत्री और शिवराज जी ने भी कभी हमको वही मित्रता भाव के साथ हमारा सम्मान दिया। हमारे वही कंधे पे हाथ रहा उनका। और जब भी हम बैठते, क्योंकि शिवराज जी और हम एक ही बिस्तर पे सोते थे आजू बाजू, तो हमारे ये तो भारतीय जनता पार्टी एक अद्भुत प्रकार की पार्टी है। आज मोहन जी हैं, मोहन जी का मैं संगठन मंत्री रहा, तो मोहन जी को कभी भी, जैसे मैं मोहन जी से मिलने जाता हूँ तो मोहन जी खड़े होकर मेरा अभिवादन करते हैं और मेरे को गले लगाते हैं। मैं मोहन जी को गले लगाता हूँ एज ए संगठन मंत्री। हम उसके प्रचारक रहे, संघ का प्रचारक रहा मैं उज्जैन में। मोहन जी के पूरे परिवार में भोजन कर के बड़ा हुआ हूँ। तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ बहुत स्नेह का भाव है, ना कि पद और दायित्व का। सर, आपने बोला कि आपने लोगों को मरते हुए देखा। जब आपने, क्योंकि मैं उस चीज़ को इमेजिन कर पा रही हूँ कि जब आपके सामने कोई डेड बॉडी रखी है, जो व्यक्ति आपके साथ रहा है, आपने जिसके साथ खाना खाया है, बातचीत की है, और वो एकदम से आपके सामने दम तोड़ दे, तो उस समय हिम्मत टूटना बहुत स्वाभाविक सी बात है कि कहीं ना कहीं ये हमें भी देखना होगा। नहीं, हमें तो और उत्साह आ जाता था कि काश हमको भी ऐसी मृत्यु मिले। देश के लिए मरना साधारण बात है। हम देश के लिए जी रहे हैं, वो मर गए। डॉक्टर हेडगेवार साहब ने कहा कि देश के लिए जीना सीखो, लेकिन देश के लिए मरना भी पड़ा। हशमत वारसी देश के लिए मर गया है। उनका बेटा रफत वारसी, उसको जब मैं सब कहानी सुनाता ना कि ये 3 बेट छोड़ के ही हशमत वारसी मर गए, तो ये हमारे भाग्य में नहीं था मरना, हमारे भाग्य में जीना है, हमारे भाग्य में सरकार देखना है। कुशाभाऊ ठाकरे के भाग्य में तो नहीं था। कैलाश नारायण सारंग जी ने तो आज का ये दिन नहीं देखा। ताम्रपत्र तो नहीं दे पाए हम उनको, मैं ताम्रपत्र ले पाया हूँ। निश्चित रूप से हम भाग्यशाली हैं। सर, आपको आज कैसा फील होता है? क्योंकि उस समय तो आपको ये लग रहा होगा शायद हम यहीं दम तोड़ देंगे, हम निकल ही नहीं पाएंगे। तो आज आप ताम्रपत्र लेकर गर्व से बैठ पा रहे हैं, अपनी वो जर्नी शेयर कर पा रहे हैं, अपने पुराने साथियों को याद कर पा रहे हैं। ये वही खुशी है जब अंधेरे कुएं में एक रोशनी दिखाई पड़ती है, तो उसको लगता है ये सूरज है। तो निश्चित रूप से हमको भी अंधेरे कुएं से जब हम निकले तो विशाल प्रजातंत्र का सूरज हमको देखने को मिल रहा है। ठीक जस्ट लाइक अंधेरा कुआं, जहाँ एक मोमबत्ती भी जल जाए तो ऐसा लगता है ये सूरज निकला है। तो हमारे लिए भी नया सूरज निकला था 21 मार्च 1977। सर, लेकिन वो जो आप पूरे इतना महीने जेल में बंद रहे, आपने अपनी आप बीती सुनाई, लेकिन मैं आपकी फैमिली की आप बीती जानना चाहती हूँ। क्योंकि उस माँ पर, उस बाप पर क्या गुजर रही होगी जिसका 16.5 साल का बच्चा ही कहेंगे कि वो जेल में है, उसका ये नहीं मालूम है कि वो ज़िंदा लौट पाएगा या नहीं लौट पाएगा। तो क्या उस समय परिवार पे आपकी गुजर रही थी? निश्चित रूप से मेरी माँ, मेरी बड़ी भाभी, छोटी भाभी, ये ज़ोर ज़ोर से दाढ़ मार मार के रोने लगे जब थाने से खबर आई कि आपके भाई को पकड़ लिया गया है और आपको थाने में बुला रहे हैं। मेरे भाई बीएचएल में, 2 भाई मेरे बीएचएल में इंजीनियर थे, वो लोग भी गए थाने से छूट छाट के आ गए। मेरी माँ बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मेरे भाई साहब केवल उनको यही समझाते थे कि वो देश हित में गया है, चोरी करके नहीं गया है।
राष्ट्र के लिए गया है, समाज के लिए गया है। अरे ऐसा कौन सा राष्ट्र है यार जिसके लिए जेल में डालते हैं? देश को तो आज़ादी मिल गई। वो भी पढ़ी लिखी थी, उस ज़माने के 10th पास थी वो, 1942 में 10th तक की पढ़ाई करी थी उनने, तो समझाते थे वो। लेकिन हमारे भाई लोग, मेरी भाभी लोग, मेरे बड़े भाई और भी थे, वो सब समझाते थे। मैं एक घटना आपको और बताऊंगा। शिवराज जी को जब जेल में रखा तो शिवराज जी की जो दादी थी ज़ोर ज़ोर से दहाड़ मार के रोने लगी। उनके पास शिवराज जी जमींदार थे, शिवराज जी के पिताजी प्रेम सिंह जी, उनके भाई पोहब सिंह जी। एक झोले में से इतने बड़े बड़े सिक्के, उस सिक्के एक झोले में से ला करके और अपने बेटे के प्रेम सिंह जी के सामने रख दिया, इसको ले जा पुलिस वाले को दे और मेरे लड़के को छुड़ा के ला। तो प्रेम सिंह जी कह रहे हैं ना भैया ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो राजनीति में गया, हमें मत समझा कहने लगे। चोरों को होती है सज़ा, तो हमें समझा रहा है राजनीति में गया, देश आज़ाद हो गया। उनको ये नहीं मालूम था कि इंदिरा गांधी ने दोबारा परतंत्र कर दिया। रोज़ रोज़ सुबह उठ के रोती थी कि मेरे मोड़े को वापस ला, हम कुछ नहीं जानते, ज़मीन बेच दे, जायदाद बेच दे, और मेरे लड़के को वापस ला। और आखिर वो नहीं बची और वो इसी गम में चली गई। शिवराज जी के दादी, आप कभी शिवराज जी से पूछना, प्रेम सिंह जी तो अभी गए 4 साल पहले, लेकिन चले गए वो। ऐसे कितने लोग चले गए, किसी चीज़ को हासिल करने के लिए देना पड़ता है, पर लेकिन वो लोग याद नहीं रखते। आज अपने को कहाँ याद है कि 1300 लोग अंडमान निकोबार के जेल में थे काला पानी में, और 1400 लोगों को फांसी लगी, 8555 लोग देश के लिए लड़ते रहे, शहीद हुए। कितनी बड़ी बात है। तो निश्चित रूप से एक काला अध्याय जरूर है, पर याद करने लायक है। आपके लिए तो वो आप, मैं समझ पा रही हूँ जब आप बात कर रहे हैं। सर बातचीत बहुत लंबी हो गई, मैं आपसे बस यही पूछना चाहूँगी एक, क्योंकि आज के ये जो यंग लोग हैं, बच्चे हैं, वो नहीं जानते हैं कि हमारे परिवार ने कितना संघर्ष किया, आपने कितना संघर्ष किया, उनके लिए ये जो भावना है कहीं ना कहीं मुझे मिसिंग नज़र आती है। हम इसको मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में इसको जोड़ेंगे ताकि हर कोई इसको पढ़ सके। जगह जगह जन जागरण करेंगे। आज जैसे भारतीय जनता पार्टी पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं, देश भर के प्रत्येक कार्यालय में, आज हम भी गए थे कार्यालय में, और ये इमरजेंसी एक काला सच, आपातकाल एक काला सच, कड़वा सच, ऐसे करके कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारा काम है जन जागरण करना, जितना हमसे होगा करेंगे। माँ नर्मदा के किनारे चलते जाएंगे, माँ में तो उबाल आएगा तो नहाएंगे, नहीं तो चलते जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ तपन सर, जिन्होंने अपनी पूरी जर्नी को बताया, कैसे उन्होंने वो समय गुजारा, कैसे उन्होंने वो टाइम निकाला, और आज वो उतने ही मोटिवेटेड हैं, उतने ही ज़्यादा मतलब एंथुजियास्टिक नज़र आ रहे हैं कि आज भी उम्र का कहीं से कहीं तक कोई नामो निशान उन पर नहीं दिखाई दे रहा। उनके चेहरे पे जो चमक है, उनके आँखों में जो आंसू हैं, वो जो अपने पुराने दोस्तों को याद कर रहे हैं, कैसे अपने किस्से सुना रहे हैं, वो हमने कोशिश की कि डिजिटली आप लोग भी उस चीज़ को फील कर पाएँ और समझ पाएँ कि आखिर इमरजेंसी क्या थी और वो कौन लोग थे जिन्होंने अपनी जान तक अपने देश के लिए दे दी। कैमरा पर्सन सईद खान के साथ मैं निशी भार्गव, दा सूत्र, भोपाल।